अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। सदर ट्रंप को मिली एक अहम सियासी फतह, इस पर बात करेंगे कुछ ही देर में। और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के उभरते हुए नौजवान लीडर से भी आज के शो में आपको मिलवाएंगे। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। सदर ट्रंप अपनी सियासी लेगेसी कैसे तश्कील कर रहे हैं? भारत में एक दरिया को इंसान का दर्जा क्यों मिल गया? और चलेंगे अफगानिस्तान कॉफी पीने। चमन के मकाम पर सरहद पार से गोलाबारी में कम से कम 9 पाकिस्तानी शहरियों की हलाकत और मुतद्दद के जख्मी होने के वाक़े पर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अफगान नाज़िम उल उमूर को दफ्तर खारिजा तलब करके उनसे एहतजाज किया है। अफगानिस्तान के मुताबिक इस वाक़े के बाद दोनों मुल्कों की बॉर्डर फोर्सेज का माबैन होने वाली फायरिंग में उसकी बॉर्डर पुलिस के भी 4 अहलकार हलाक हो गए हैं। इस वाक़े के बारे में हम आपको वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस की वेबसाइट और रेडियो प्रोग्राम्स में अपडेट्स देते रहेंगे। व्यू 360 का आगाज हम करते हैं वाशिंगटन में होने वाली अहम सियासी पेशरफ्त से। बिल्कुल सारा, और शुरू करेंगे सदर डोनाल्ड ट्रंप की सियासी वरासत के बारे में बात करना। वैसे तो कब्ज़ वक्त है, लेकिन सच यह है कि सदर का हर एक्शन तारीख का हिस्सा होता है और उनके नाम से हमेशा के लिए जुड़ जाता है। बिल्कुल, सदर ट्रंप ने अपना ओहदा संभालते ही ऐसे कई इकदाम उठाए हैं जिनसे सदर ओबामा की लेगेसी की नफी होती है, जैसे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन में तब्दीली और ओबामा केयर कहलाने वाले सेहत आमा के कानून अफोर्डेबल केयर एक्ट के खात्मे की कोशिश, या जिसे ACA भी कहा जाता है, जिसमें कल सदर ट्रंप को एक बड़ी कामयाबी मिली जब कांग्रेस के ऐवान ज़ेरी में 4 वोटों से इस कानून में तब्दीली का मुजव्वज़ा बिल मंजूर हो गया। ACA वो कानून है जिसे सदर ओबामा की अहम और मुश्किल तरीन आईनी और सियासी कामयाबी कहा जाता है और जिसकी बेशतर रिपब्लिकन अरकान कई सालों से मुखालफत भी कर रहे हैं। 23 मार्च 2010 को सदर ओबामा ने सेहत आमा के बिल पर दस्तखत करके उसे कानून बनाया था, लेकिन कई हलकों की जानिब से मुखालफत के बावजूद इस कानून के बुनियादी हिस्सों को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार ही रखा। सदर ओबामा की फिर इंतखाबात में दूसरी मरतबा जीत ने इस कानून को मजीद तहफ़्फ़ुज़ दे दिया था। ताहम डोनाल्ड ट्रंप इस इंतखाबी वादे के साथ जीते कि वो सदर ओबामा के बनाए इस कानून को जल्द ख़त्म करेंगे और इसका मुतबादिल भी पेश करेंगे, लेकिन ऐसा करने की उनकी पहली कोशिश अपनी ही जमात की तरफ से मुकम्मल हिमायत न मिलने पर नाकाम हो गई थी। दूसरी कोशिश में कामयाबी का सेहरा क्या सदर ट्रंप के सर जाता है या फिर रिपब्लिकन पार्टी के? और सदर ट्रंप के एजेंडे पर आजकल और क्या अहम आइटम्स हैं, इसी बारे में मालूमात के साथ कैपिटल हिल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के कौकब फरशोरी। और कौकब फरशोरी से हम यही जानना चाहेंगे कि वाशिंगटन का सियासी माहौल कौकब इस वक्त कैसा है? क्या सदर ट्रंप की जगह मजीद मजबूत होती दिखाई दे रही है यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को, या फिर रिपब्लिकन पार्टी का कॉन्फिडेंस मजीद बढ़ा है? सारा बाय एंड लार्ज ये दोनों की ही कामयाबी है, और अगर हम बात करें तो रिपब्लिकन पार्टी की कामयाबी लगती है, क्योंकि ज़ाहिर है रिपब्लिकन पार्टी शुरू से ही सदर ओबामा ने जो ये सेहत आमा का कानून पास किया था इसकी मुखालफत करी थी, और सदर ट्रंप ने तो जैसा कि अभी आपने अपने इन्फोग्राफिक्स पैकेज में भी बताया कि उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में वादा किया था कि वो इसको ख़त्म कर देंगे। और हम सदर ट्रंप के वादों की बात कर रहे हैं तो कल उन्होंने एक और सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत किए, जिसके बारे में उनका कहना है कि उन्होंने अपने वोटर से जो वादा किया था ये उसकी तकमील की तरफ एक और कदम है। और उनका ये कहना है कि इस सदारती हुक्मनामे की वजह से अमेरिका में मजहबी आज़ादियों को फ़रोग़ हासिल होगा, लेकिन ज़ाहिर है कि जो उनके मुखालफिन हैं वो इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं है। हमारे कलीग बिल गैलो ने एक्सपर्ट से बात की है, इसकी मज़ीद तफसीलात हम आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सदारती हुक्मनामे को सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मजहबी वोटर से किए जाने वाले वादे की तकमील समझते हैं। We will not allow people of faith to be targeted. इस ऑर्डर का मकसद चर्चेज और मजहबी ग्रुप्स को सियासी तौर पर ज़्यादा मुतहरिक होने की इजाज़त देना है। ये जॉनसन अमेंडमेंट नामी अमरीकी आईनी तरमीम के मुखालिफ मजहबी रहनुमाओं के लिए एक जीत होगी। ये 63 साल पुराना कानून है जो मजहबी ग्रोहों को अपने टैक्स से मुस्तस्ना होने का स्टेटस खतरे में डाले बगैर सियासी उम्मीदवारों की तौसीक से रोकता है। कानून के मुखालफिन में से एक कदामत पसंद मजहबी लीडर जेरी फॉलवेल जूनियर भी हैं, जिन्होंने सन 2016 के रिपब्लिकन कन्वेंशन में इस हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। जॉनसन अमेंडमेंट की तनसीख कदामत पसंद क्रिश्चियंस और आज़ादी राय के लिए एक बड़ा इनकलाब लाएगी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जॉनसन अमेंडमेंट की तनसीख नहीं करता। ये कानून सिर्फ किताबों में मौजूद है, अगरचे इसे कभी कभार ही इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकन यूनाइटेड फॉर चर्च एंड स्टेट से मुंसलिक बैरी लिन के मुताबिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक ऐसे मसले की बुनियाद पर बनाया गया है जो मौजूद ही नहीं है।
There's just no crisis. अमरीकी मजहबी इदारों में कोई बहरान मौजूद नहीं और सियासी राय के खिलाफ कोई जंग नहीं हो रही। सिर्फ एक चीज है और वो ये कि टैक्सेस की अदायगी से इस्तिस्ना के लिए अवामी ओहदों के लिए उम्मीदवारों की तौसीक न की जाए। Exemption. सदर ट्रंप के इस ऑर्डर से एक और कानूनी जंग का आगाज हो सकता है। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने कहा है कि वो इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए कानूनी चाराजोई का इरादा रखती है। इस वक्त वाशिंगटन डीसी में बड़ी शदीद बारिश हो रही है और कॉकब हम आपके पीछे उसका शोर भी सुन सकते हैं, लेकिन सियासी सरगर्मियां तो यहाँ नहीं रुकेंगी। ये बताइए, दाखिली उमूर की हमने बात की, सदर ट्रंप की खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक अगली कुछ अहम सरगर्मियां क्या हैं? बिल्कुल, बहुत टाइमली आपने ये बात की सारा, क्योंकि कल ही व्हाइट हाउस की जानिब से ये ऐलान सामने आया कि सदर ट्रंप अब बतौर सदर अपना पहला गैर मुल्की दौरा करेंगे और इसके लिए इन्होंने जिन दो ममालिक का इंतखाब किया है वो है सऊदी अरेबिया और इजराइल। इन दोनों ममालिक का सदर दौरा करेंगे और वाइट हाउस का कहना है कि इनका इंतखाब एक मकसद के तहत किया गया और उसका मकसद ये है ये दुनिया को दिखाना कि दाइश के ख़िलाफ़ लड़ाई में अमेरिका कितना संजीदा है, ख़ित्ते के ममालिक को इकट्ठा करना है दाइश के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए। इसके अलावा वाइट हाउस का ये भी कहना है कि सदर ट्रंप सऊदी अरब में जो ख़ित्ते के इस्लामी ममालिक हैं उनके सरबराहान का एक इजलास बुलाएंगे ताकि ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें की जाएँ। और हम ये भी देखते हैं कि जब भी फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से उनकी मुलाकात हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि पिछले सुदूर बेशक वहाँ पर कोई रोड मैप ना दे सके हों, कोई पीस डील ना करवा सके हों, लेकिन सदर ट्रंप को ये उम्मीद है कि वो कामयाब रहेंगे मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के हुसूल के लिए। जी सारा, और इन तमाम उमूर पे हम अपने व्यूअर्स को अपडेट करते रहेंगे। कॉकब फरचोरी ने हमें अपडेट दी कैपिटल हिल से। थैंक यू कॉकब। अमरीकी महकमा खारजा हर साल इमर्जिंग यंग लीडर्स प्रोग्राम के तहत दुनिया भर से हर साल 10 ऐसे नौजवानों को अवार्ड से नवाजता है जिन्होंने मुश्किल हालात में हिम्मत से काम लेकर अपनी कम्युनिटी की फलाह और सलामती के लिए कुछ किया हो। इन नौजवानों की उम्रें 18 से 25 साल के दरमियान होती हैं। आइए मिलते हैं इस साल ये अवार्ड पाने वाले कुछ नौजवानों से। ये दुनिया के उफक के उभरते सितारे हैं जिन्हें अमेरिका के महकमा खारजा या स्टेट डिपार्टमेंट ने इकट्ठा किया है। एजाज पाने वाले ये नौजवान वो पहाड़ सर कर रहे हैं जो इनकी उम्र के लोग अमूमन नहीं करते। ये अपने हौसले और यकीन की मदद से ऐसी नई बुलंदियां सर कर रहे हैं जिन तक पहुंचने का ख्वाब कम ही लोग रखते हैं। इन नौजवान लीडर्स की कामयाबियां इनकी उम्र से बढ़कर हैं। पेरू के इस नौजवान लीडर ने जुर्म से मुकाबले के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया है। मेरा कई बार इंतहाई बुरे मुजरिमों से वास्ता पड़ा, लिहाजा छोटी उम्र में जब मैं काम कर रहा था तो मैंने महसूस किया कि शायद मैं इस मसले के हल के लिए कुछ कर सकूं। अल्जीरिया की इस नौजवान खातून ने कैंसर से मुतासिर बच्चों की मदद की और नौजवानों के लिए एक वेब टीवी प्रोग्राम तैयार किया। मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रोग्राम मुख्तलिफ तंजीमों के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा जहां हम इंसानी हकूक, पनाहगज़ीनों, बच्चों, ख़वातीन और नौजवानों से मुतालिक मुख्तलिफ हसास मौज़ूआत पर बात कर सकेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में नौजवान अल्जीरिया का मुस्तकबिल हैं। अफगानिस्तान से ये नौजवान खातून आज से 10 साल आगे की सोच रखती हैं। We are giving leadership workshops. हम 14 से 19 साल की खवातीन को लीडरशिप की तरबियत दे रहे हैं। ये प्रोजेक्ट उनके लिए अपनी काबिलियतें खोजने और उन्हें निखारने का एक मौका फराहम करता है। अवार्ड जीतने वाले उभरते हुए नौजवान लीडर्स का ये ग्रुप अब अगले 3 हफ्ते अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में अपने अमरीकी हम उम्रों के साथ वक्त गुजारेगा। सख्त चैलेंजेस के बावजूद ये तमाम 10 नौजवान एक रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में रखते हैं। नौजवानों की हौसला अफजाई का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, और इन्हीं में से एक नौजवान राजकुमार जो कि पाकिस्तानी विनर हैं इस अवार्ड के, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आने वाले चंद दिनों में। और राज ने बड़े एक ज़बरदस्त प्रोग्राम पर काम किया। उन्होंने और उनकी 10 मेंबर्स की टीम ने पाकिस्तान में बहुत सी मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोगों को एक दूसरे से जोड़ा, पीसफुल यानी अमन के मैसेजेस से, और इसमें म्यूजिक ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया। तो मजीद आपको बताएंगे राजकुमार खुद अपनी जुबानी। बिल्कुल सारा, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ऑलराइट, और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। इस वक्त पाक अफगान फोर्सेज की झड़प के बाद चमन के मकाम पर बॉर्डर बंद है। वाक़े की अपडेट्स के लिए आते रहिए urdu.voa.com पर। और दुनिया भर में पिछले चंद घंटों के दौरान आने वाले अहम वाक़यात, आइए देखते हैं इनकी झलक वर्ल्ड व्यू 360 में। अरब लीग ने इसराइली कैद में फलस्तीनियों की सूरत हाल के हवाले से कायरा में एक गैर मामूली इजलास बुलाया है। अरब लीग के सरबराह अहमद अबुल गैस ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो फलस्तीनी कैदियों पर इसराइली तशद्दुद के वाक़यात का नोटिस ले।
فرانس کے صدارتی انتخابات کی مہم کے آخری روز جاری کیے جانے والے پولز کے مطابق ایمانوئل میکرون کو مقبولیت میں برتری حاصل ہے، جبکہ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی کا کہنا ہے کہ داعش کے ساتھ جاری جنگ کے خاتمے کے بعد امریکی فوج عراق میں نہیں رہے گی، اس کے بعد امریکی فوج کا کردار صرف مشاورت کا ہوگا۔ چین میں تیار کردہ پہلے بڑے مسافر طیارے C919 نے آزمائشی پرواز کی ہے۔ اس طیارے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایئر بس A320 اور بوئنگ 737 ہی کی قسم کا مسافر طیارہ ہے۔ مسافر طیار سازی کی صنعت کا حصہ بننے کے حوالے سے یہ چین کا ایک اہم قدم ہے۔ ثاقب یہ بتائیں، دریا پانی ہوتا ہے یا انسان؟ ارے بھائی، یہ کس قسم کا فلسفہ ہے؟ یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ بھارت کی ایک عدالت کا فیصلہ ہے۔ بھارت میں دریائے جمنا کا پانی اتنا آلودہ ہو چکا ہے کہ اس کے بچاؤ کی خاطر شمالی ریاست اتراکھنڈ کی اعلیٰ عدالت کو فیصلہ دینا پڑا کہ دریا کو زندہ انسانوں کی طرح تصور کیا جائے گا اور اسے آلودہ کرنا ایک انسان کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا۔ تو بھارت میں مقدس سمجھے جانے والے اس دریا کا حال دیکھتے ہیں زبیر ڈار کی اس رپورٹ میں، جسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں ندیم یعقوب۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں ہندوؤں کی مذہبی روایات کے مطابق یہ شخص دریائے جمنا میں غوطہ لگا رہا ہے۔ غوطہ لگانے سے پہلے اسے پانی کے اوپر تیرتے کچرے کو ہٹانا پڑا۔ بھارت کے کروڑوں انسانوں کے لیے مقدس حیثیت رکھنے والا دریا انسانوں ہی کی وجہ سے خطرناک حد تک گندا ہو چکا ہے۔ جہاں تک بنے تو پوتر استھان ہے، گھاٹ ہے۔ یہاں حال یہ ہے کہ یہ مقدس جگہ ہونے کے باوجود انتہائی گندی ہے۔ دریائے گنگا کی طرح جمنا بھی ہندوؤں کے لیے مقدس دریا سمجھا جاتا ہے۔ دریا میں آلودگی کس حد تک ہے، اس کا اندازہ پانی کے اوپر تیرتے ہوئے کوڑے کرکٹ سے نہیں لگایا جا سکتا۔ ماہرین کے مطابق پانی خطرناک حد تک آلودہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس میں آبی حیات کا نام و نشان نہیں۔ مین کارن جو آپ بول سکتے ہیں ڈومیسٹک سیویج ہے، اور انڈسٹریز بھی کسی حد تک انڈسٹریز کا بھی اس میں رول ہے۔ شہر میں واقع سینکڑوں کارخانوں اور صنعتی اداروں سے نکلنے والے کیمیائی مواد اس کی آلودگی کا باعث ہیں۔ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں ایک گلیشیئر سے شروع ہونے والا جمنا دہلی میں پہنچ کر ملک کا سب سے گندا دریا بن جاتا ہے۔ جب تک یہاں پہ کوئی کرمچاری نہیں لگے گا، جب تک کوئی سرکاری اہلکار یہاں نہیں آئے گا، اس کا حل نہیں ہوگا۔ نئی دہلی کی آبادی 1 کروڑ 80 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جس میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ ان پلانڈ اربنائزیشن ہو رہا ہے، جہاں پہ آپ کا سیور نہیں ہے وہ لگاتار ڈمپنگ کرتے جائے گا۔ تقریباً 1376 کلومیٹر طویل دریائے جمنا بھارت کی مختلف ریاستوں سے گزرتا ہے، اسی لیے وفاقی حکومت اور ریاستی اداروں کے لیے اس کی ذمہ داری کا تعین کرنا دشوار ثابت ہوا ہے۔ دریا کو انسانوں کا درجہ دینے سے شاید اداروں کے درمیان اختلافات کم ہوں اور دریا کو تحفظ مل سکے۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ دریائے جمنا کے آلودہ پانی کی حالت آپ نے دیکھی، اور آلودہ پانی سے بچنے کے لیے بہت سے لوگ بوتل کا پانی پیتے ہیں، لیکن پھر پلاسٹک کی اپنی بوتلیں ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، جو پھر دریاؤں اور ندی نالوں کو آلودہ کرتی ہیں۔ تو یہ سائیکل چلتا رہتا ہے، لیکن کیسا رہے اگر پانی پینے کے بعد آپ بوتل بھی کھا لیں؟ عجیب لگتا ہے نا سننے میں۔ لندن میں ایک کمپنی نے کھانے کے قابل واٹر باٹلز بنائی ہیں جن کا نام ہے اوہو، اور پہلی دفعہ جب لوگ اوہو کو منہ میں ڈالتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں کتنا تعجب ہوتا ہے، بلکہ I think انہیں تھوڑا دھچکا بھی لگتا ہے، لیکن پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ جو پانی وہ پی رہے ہیں اس میں فرق صرف اس کے خول کا ہے،
उहू की झिल्ली दरअसल समुद्री काई से बनी हुई है जिसमें पानी या कोई भी दूसरा लिक्विड रखा जा सकता है। ये झिल्ली बेजायका है, लेकिन अगर कोई इसे नहीं खाना चाहता तो पानी चूस कर फेंक देता है, तब भी ये झिल्ली तकरीबन 4 हफ्तों में तहलील हो जाती है। तो एनवायरमेंटली बड़ी आप कह लें कि एक अच्छी चीज़ है, माहौल दोस्त बॉटल्स हैं। बिल्कुल। और पानी की आपने बात की, मुझे तो कॉफ़ी की ज़रूरत थी तो मैं इसलिए कॉफ़ी पी रहा हूँ, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कि उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कॉफ़ी की बॉटल्स और कप्स भी हम खा सकेंगे। लेकिन चलें, कॉफ़ी की बात हो रही है तो आपको ले चलते हैं अफगानिस्तान, जहाँ घरों में कहवा पीने और पिलाने की रवायत दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, लेकिन अब अफगानिस्तान में कैफेज़ का कल्चर भी बहुत अपनी जगह बना रहा है, बल्कि इनफैक्ट कुछ कैफेज़ तो सिर्फ खवातीन के लिए है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं कॉफी पीने अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में ये मामूल से हटकर एक मंजर है। मारूफ अमरीकी कंपनी स्टारबक्स की तर्ज पर कायम ये आई कैफे चंद हफ्ते कबल ही दारुल हुकूमत काबुल में खोला गया है। मुफ्त इंटरनेट सर्विस देने वाला ये आई कैफे ज्यादातर नौजवानों को अपनी तरफ खींच रहा है और आबादी का यही वो हिस्सा है जिसे इस कैफे की मालिक नरगिस अजीज शाही मुतवज्जे करना चाहती हैं। मेरे सामने इस कैफे को खोलने के 3 अहम मकासद थे। एक तो ये कि अफगानों को कॉफी से मुतारिफ कराया जाए जो कॉफी के जायके और इसके फवाइद से नावाकिफ हैं। दूसरा, नौजवान नस्ल को ऐसी जगह फराहम की जाए जहां वो अपनी समाजी सरगर्मियां पूरी कर सकें। और तीसरा ये कि नौजवानों को मुलाजमत फराहम की जाए। अफगान सदर अशरफ गनी के मुशीर नबी सादिक भी इस नए कैफे के इब्तिदाई सरपरस्तों में से हैं। वो अफगानिस्तान में कॉफी की सनत को फरोग देने के ख्याल के भी हामी हैं। ये एक अच्छा आगाज है। ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है क्योंकि बहुत से नौजवान किताबें पढ़ने और ख्यालात के तबादले के लिए यहाँ आते हैं। मुझे यकीन है कि इससे मजीद कॉफी शॉप्स खुलने के इम्कानात रोशन होंगे। कॉफी शॉप के इस नए रुझान से मुतासिर होने वाली एक नौजवान खातून फरीदा बदख्श हैं। यहाँ का माहौल इधर बैठने के लिए साजगार है। कई बार हम अपने दोस्तों के साथ यहाँ आते हैं और फिर इकट्ठे बैठकर अपने प्रोग्रामों पर बात करते हैं और शेर व शायरी जैसी सकाफती सरगर्मियों का एहतमाम भी करते हैं। इस रुझान को पनपने में शायद कुछ अरसा लगे। हिरात शहर के सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस इस रेस्टोरेंट में मौजूद इन खवातीन जैसे अफगानों की अक्सरियत की वफादारियाँ कॉफ़ी के रकीब मशरूब से जुड़ी हैं। सन 2012 के चाय की सनत के आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय अफगानिस्तान में इस्तेमाल होती है। अफगान हर साल औसतन 1500 कप चाय पीते हैं। यहाँ काबुल में कुछ लोगों का ख्याल है कि खवातीन चाय की बजाय कॉफ़ी पीने पर ज़्यादा माइल होंगी और इसकी वजह सिर्फ जायका नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ काबुल में एक कॉफ़ी शॉप मौजूद है। ये खवातीन के आने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। हमारे लोगों का ये अमूमी ख्याल है कि खवातीन रेस्टोरेंट्स में नहीं जा सकती, इसीलिए काबुल में बल्कि पूरे अफगानिस्तान में ये खवातीन के जाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। आई कैफे के कस्टमर्स का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि वो दारुल हुकूमत काबुल में मजीद कॉफ़ी शॉप्स देखेंगे। शहनाज नफीस, उर्दू VOA। वेल, चाय हो, कॉफी हो या कहवा, बाहर के मौसम में तो सब कुछ अच्छा लगता है। बिल्कुल, और अगर मिल बैठ के पिया जाए तो फिर और भी ज्यादा मजा आता है। और आपने बाहर की बात की तो जनाब, बाहर के तो रंग इन दिनों वाशिंगटन डीसी में हर तरफ बिखरे हुए हैं, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, हालांकि बाहर वाला टेम्परेचर नहीं है, ठंड शदीद हो जाती है कभी कभी, और खासतौर पर रात के वक्त तो शदीद ठंड हो जाती है। और इस वक्त तो बहुत तेज बारिश भी हो रही है वाशिंगटन डीसी में, लेकिन टेक्निकली यहाँ पे बाहर आ चुकी है और इसे वाशिंगटन डीसी में वेलकम किया गया पतंगबाजी के एक बहुत ही खूबसूरत मेले के साथ, जहाँ हमें इस वक्त लेके जा रही हैं आयशा गिलानी टेलर। पाकिस्तानियों का पतंग उड़ाने का शौक तो शायद सभी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अमेरिका में भी पतंग उड़ाने और बनाने के शौकीन हैं? बेशक, बल्कि अभी मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे अमेरिका के ऐसे ही शौकीन इकट्ठे हुए हैं। आज वाशिंगटन डीसी में ब्लॉसम काइट फेस्टिवल है, जो पतंग उड़ाने का मौसम को ऑफिशियली किक ऑफ करता है। We've probably won 4 or 5 times. We've been probably doing it maybe 25 or 30 years. Yeah. You keep your kite in the sky longer than everybody else's. That's the key to win.
ڈیبی اور چک کائٹ فیسٹیول کے ایک اہم حصے روکاکو بیرو میں دوسرے پتنگ بازوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ جاپانی ثقافت میں اپنی جاری رکھنے والا روکاکو بیرو نامی مقابلہ ہماری پتنگ بازی سے کافی مختلف ہے۔ روکاکو پتنگ بازی میں ہم کہتے ہیں پتنگ کو کاٹنا، لیکن اصل میں ہم بہت کم کاٹتے ہیں۔ جو گلاس سے بنی ہوئی ڈور ہوتی ہے جسے مانجا کہتے ہیں، یہاں ہم وہ ڈور استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ کھلی جگہوں میں خطرناک ہے۔ یہاں ہر کوئی پولیسٹر کی ڈور سے پتنگ اڑا رہا ہے۔ ڈان اسٹارک اس کائٹ فیسٹیول میں ایک کائٹ ڈاکٹر کے طور پر موجود ہے۔ اس کائٹ ہاسپٹل کے اسٹال میں لوگوں کے ٹوٹے ہوئے پتنگوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے اور خود وہ پتنگ بازی میں ایک ایکسپرٹ ہیں۔ یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ہم 152 میٹر سے اوپر نہیں اڑا سکتے۔ اگر صدر کا ہیلی کاپٹر آ یا جا رہا ہو تو ہمیں پتنگ کو نیچے لانا پڑتا ہے۔ اگر ان میں دھات استعمال کی گئی ہو اور خاص طور سے اگر آپ ان کو طوفان میں اڑا رہے ہوں جس میں بجلی گر جائے، تو اگر ڈور گیلی ہو تو اس سے بجلی گزر کر کرنٹ بھی لگ سکتا ہے۔ اتنا اچھا نہیں جا رہا۔ میرے پاس 2 پتنگ ہیں اور مجھے یہاں آنے سے پہلے ان کی آزمائش کرنی چاہیے تھی کیونکہ اب یہ بالکل نہیں کام کر رہا۔ اگر ہماری پتنگوں کو اڑنے کا موقع مل جائے پھر اس کا زیادہ مزہ آئے گا۔ جب سے وہ 6 سال کا تھا میں نے اس کو متعارف کروایا تھا۔ ہم شوگر کے طور پر کرتے ہیں۔ میرے پاس تقریباً 20 سالوں سے ایک پتنگ ہے۔ وہ میری سب سے پہلی پتنگوں میں سے ایک ہے جس کو بنانے میں میری والدہ نے مدد کی تھی۔ جب وہ فوت ہو گئی تو میں نے اس کو سنبھال کر رکھ لیا، اور پھر میری بیٹیاں اسکول میں تھیں، وہ پتنگ بنانے کے مقابلوں میں حصہ لینا چاہتی تھیں تو میں نے ان کی مدد کی۔ ہم نے ان کو سیا اور ان کو یہاں لا کر اڑایا، تب سے ہم یہ کرتے آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ہے یہ، اور آپ کا بچپن لوٹا دیتا ہے۔ ایک ایسا کام ہے جس کی وجہ سے سب مل کر، اور اگر کوئی پتنگ بازی کو پسند نہیں کرتا ان میں یقیناً کوئی مسئلہ ہوگا۔ باہر کا موسم اور پتنگیں ہی پتنگیں، لیکن باہر کا موسم اور کیکڑے ہی کیکڑے ہو تو کیا؟ کبھی لاکھوں کیکڑے آپ نے ایک ساتھ دیکھے ہیں؟ چلیں اب مجھے پتا تھا کہ آپ یہی کہیں گی، لیکن کیوبا کے بے آف پگز نامی ساحل پر ہر سال لاکھوں کیکڑے قبضہ کر لیتے ہیں جب موسم بہار کی پہلی بارش کے بعد قریبی جنگل سے لاتعداد رنگ برنگے کیکڑے پانی کا رخ کرتے ہیں، اور یہ نظارہ دیکھنے میں خوبصورت اور دلچسپ تو ہوتا ہے لیکن لوگوں کے لیے مشکلات بھی کھڑی کرتا ہے، کیونکہ بہت سے کیکڑے بھٹک کر آبادی کی جانب آ جاتے ہیں۔ سڑکوں، گلیوں اور دیواروں ہر جگہ بس کیکڑے ہی کیکڑے نظر آتے ہیں، اور لوگوں کے لیے چلنا اور گاڑی چلانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ البتہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کاروبار اور سیاحت کے لیے کیکڑوں کا یہ حملہ اچھا ہے۔ ویسے اگر میں سیاح ہوں ایز اے ٹورسٹ، میں وہاں جاؤں تو میں تو بالکل فریک آؤٹ کر جاؤں، مجھے بہت عجیب، لیکن اتنے ڈھیر سارے کیکڑے، ان کی جو ٹک 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 کرتی ٹانگیں جس طرح کی آواز آتی ہے نا، that's just too weird۔ نہیں مجھے کچھ خوبصورت نہیں لگا اس میں بالکل، that's just weird، اتنے ڈھیر سارے کیکڑے ہیں۔ صرف کیکڑے دیکھنے وہاں جاتے ہیں کیوبا میں کہ اتنے کیکڑے آتے کہاں سے ہیں اور کیوں آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں اور کیسے لگتے ہیں، بٹ عجیب لگتے ہیں، تھوڑے اسکیری لگتے ہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میرے اوپر چڑھ جائیں گے، اس لیے میں بالکل نہیں سڑک پہ چلنا چاہوں گی۔ Don't mess with them, they don't mess with you۔ چلو ویری گڈ، یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360۔ آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر، ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu۔ اور کیکڑے آپ کو کیسے لگے یہ بھی ہمیں بتائیے گا، اور آج کے شو میں اور بھی جو پیکیجز شامل تھے آپ کے ان کے بارے میں کیا فیڈ بیک ہے، اس کا انتظار ہمیں بالکل رہتا ہے۔ اب آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پیر کے روز۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے ہمیں دیجیے اجازت۔ ہیو اے نائس ویکینڈ۔